हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी माई चैनल। आज के इस लेक्चर में एक बार फिर से हम क्लास 12 के मैथ्स का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। आपने मेरे लास्ट 2 लेक्चर्स PYQ के देखे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत ही फ़ायदा मिल रहा होगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें एक बार फिर से हम आज के इस लेक्चर में आपके लिए 10 बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि या तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पूछे गए हैं या यह सारे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस साल भी इस तरह के क्वेश्चंस या यही क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लेक्चर को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि ए बॉक्स B1 कंटेन्स 1 वाइट ball and 3 red balls. Another box B2 contains 2 white balls and 3 red balls. If one ball is drawn at random from each of the boxes B1 and B2, then find the probability that the 2 balls drawn are of same color. ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स B1 में दे रखा है वाइट बॉल 1 है और रेड बॉल का नंबर्स आपका 3 है। एक दूसरा बॉक्स B2 है जिसमें वाइट बॉल्स का नंबर 2 है और रेड बॉल का नंबर आपके इस बॉक्स में 3 है। ठीक है, अब रेंडमली दोनों बॉक्स से इच बॉक्स से एक एक बॉल निकाला जाता है। ठीक ना, यहाँ पे दिया है इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्स, मतलब दोनों बॉक्स से एक बॉल रेंडमली चूज किया जाता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है जो दोनों बॉल आता हो वह सेम कलर का हो। ठीक है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी that both drawn ball are of same color equals to P R plus P W। ठीक है, या तो दोनों रेड कलर का होगा तो रेड के लिए हमने यहाँ पे R यूज़ किया है, या तो दोनों वाइट होगा तो वाइट के लिए हमने दोनों मतलब W यूज़ किया है। ठीक है, अब PRR मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड बॉल जब हम आपका बैग 1 से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसको PR1 R2 लिख देते हैं। ठीक ना, इसको W1 W2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे R1 रेड बॉल comes from बैग 1। ठीक है, और R2 B1 नहीं W1 वाइट बॉल comes from बैग 1। ठीक है, बैग 1 मतलब यहाँ पे B1। फिर यहाँ पे R2 मतलब रेड बॉल कम्स फ्रॉम बैग B2, और W2 का मतलब हो गया वाइट बॉल कम्स फ्रॉम बैग 2। ठीक है, इस यहाँ पे सिंबल का मतलब हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे पहला बॉल रेड बॉल आया है, वह भी आपका किस बैग से, बैग B1 से।
तो बैग B1 में आपका रेड है 3 और टोटल बॉल हो जाएगा आपका 3 + 1 4, 3/4। फिर R2 मतलब दूसरा बॉल आया है वो रेड कलर का और यह बैग 2 से आया है। दूसरे बैग में रेड टोटल 3 है और टोटल बॉल 5 है, ठीक है, प्लस फिर पहला बॉल वाइट आया है जब हम बैग 1 से बॉल निकालते हैं तब। इसमें वाइट टोटल 1 है और टोटल बॉल यहाँ पर 4 है, ठीक है। और PW2 मतलब यहाँ पर दूसरा बॉल वाइट कलर का है जब हम बैग 2 से बॉल को चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें वाइट 2 है बाई 3 to 5, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम आपका 20 होगा, ठीक है। 3 3 जा 9 2 11/20, ठीक है। तो हमें दोनों बॉल सेम कलर के हो जब हम एक एक बॉल दोनों बैग से निकालते हैं और दोनों ही बॉल सेम कलर का आए, यानी कि दोनों या तो वाइट हो या दोनों रेड हो। इस कंडीशन में इसकी प्रोबेबिलिटी 11/20 होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, इवेल्युएट, इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसे इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर e⁻x+1 और यह e⁻x+1 हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। e⁻x+1 को हमने t एज्यूम कर लिया है, तो हम जानते हैं यहाँ पे e⁻x+1 का डेरिवेटिव e⁻x होगा dx dt। तो इस तरह से हमें dx का वैल्यू यहाँ पे हमें यहाँ पे 1/e⁻x dt, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जानते हैं dx का वैल्यू 1/e⁻x dt होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे e⁻x का वैल्यू निकाल लेते हैं। e⁻x का वैल्यू यहाँ पर t-1 9 1/e⁻x+1 dx। 1/e⁻x+1 हम यहाँ पर t से रिप्लेस करेंगे और dx के प्लेस पे हम यहाँ पर 1/e⁻x dt, ठीक है। अब हम यहाँ पर 1/t और e⁻1 × 1 1 हो गया और यहाँ पर t को t लिखा है हमने और e⁻x को हम यहाँ पर t-1 यहाँ पे लिखते हैं dt, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रल अब यह आप देख सकते हैं, यह जानते हैं t लीनियर है और t-1 भी लीनियर है। तो हमें यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस को अप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पर लेट 1/t × t-1 इक्वल्स टू एज्यूम करते हैं a बाय पहला लीनियर फैक्टर t प्लस b बाय दूसरा लीनियर फैक्टर t-1, ठीक है। अब हम जानते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो 1/t × t-1, इधर का एलसीएम t × t-1 होगा। अब a टाइम्स t-1 प्लस b टाइम्स t, ठीक है। यह t × t-1 और t × t-1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 1 = a टाइम्स t-1 प्लस b टाइम t, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से दोनों लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वेट करते हैं। तो सबसे पहले हम t को 0 के इक्वेट करते हैं। तो when t = 0, 1 a t के वैल्यू 0 एंड b × 0। तो इस तरह से हमें a की वैल्यू यहाँ पे -a = 1 होगा, तो a = -1, a = -1 हमें मिला है। नेक्स्ट टाइम हम t-1 0 पुट करेंगे, ठीक है। when t-1 = 0, इससे हमें t का वैल्यू 1 मिलेगा। अब t का वैल्यू 1 इसमें रखते हैं, 1 = a × 0 प्लस b × 1। t का वैल्यू हमने 1 रखा, तो इस तरह से b का वैल्यू हमें यहाँ पर b का वैल्यू 1 मिला, ठीक है। अब इन a और b के दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर 1 में रखेंगे। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 1/t × t-1 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमने यहाँ पर -1 फाइंड किया है, तो -1/t प्लस b की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 फाइंड किया है, तो 1/t-1, ठीक है।
अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो 1/t इंटू टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर रखते हैं, 1/t का इंटीग्रेशन प्लस 1/t माइनस 1 का इंटीग्रेशन। तो माइनस यहाँ पर 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t होगा, और यह भी लीनियर है, t माइनस 1 लीनियर है, तो इसका भी इंटीग्रेशन लॉग मॉड t माइनस 1 होगा। ठीक है, अब फाइनल आंसर हमें यहाँ पर t को रिप्लेस कर देना है, t को रिप्लेस कर देना है e रेज टू x माइनस 1 से, तो यहाँ पे e रेज टू x प्लस 1 प्लस लॉग मॉड t माइनस 1 को रिप्लेस करेंगे e रेज टू x प्लस c। ठीक है, इस तरह से इस इंटीग्रल का वैल्यू हमें यहाँ पर इसके आंसर के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वेक्टर का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें कहा गया है इफ ए लाइन मेक्स 60 डिग्री एंड 45 डिग्री एंगल्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, then find the angle that it makes with the positive direction of y-axis. Hence write the direction cosines of the line. ठीक है, मतलब एक लाइन है जो 60 डिग्री बनाता है x एक्सिस के साथ और 45 डिग्री बनाता है आपका z एक्सिस के साथ। तो एंगल विथ x एक्सिस जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, एंड एंगल विथ जेड एक्सिस इसे रिप्रेजेंट किया जाता है गामा से, एंड एंगल विथ वाई एक्सिस इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से। ठीक है, आपने इसके बारे में वेक्टर में पढ़ा होगा, ये तीनों एंगल डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा दे रखा है आपका 60 डिग्री, गामा दे रखा है आपका 45 डिग्री। ठीक है, हमें बीटा निकालना है, तो सिंस हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब कॉस 60 डिग्री इसका स्क्वायर, कॉस बीटा इसका वैल्यू निकालना ही है, और कॉस गामा का यहाँ पर वैल्यू 45 डिग्री दे रखा है, इसका स्क्वायर 1 होगा। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर, कॉस बीटा का स्क्वायर हम लिखते हैं, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू √2 1/√2 होती है। ठीक है, तो यह 1/4 होगा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर, और यह 1/2 होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन दोनों को RHS में शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे कॉस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार हम इसे लिखते हैं, सबसे पहले 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, इधर का एलसीएम हमारा 4 होगा, कॉस बीटा का होल स्क्वायर एलसीएम 4 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, तो यह 4 माइनस 2 2 माइनस 1। ठीक है, 4 माइनस 3 1/4 होगा। ठीक है, कॉस बीटा 1/4, कॉस बीटा का होल स्क्वायर 1/4, तो देयरफॉर कॉस बीटा प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 यहाँ पे दिया गया है, तो अगर हम एक लाइन जानते हैं किसी एक्सिस के साथ दो एंगल बनाता है, एक एंगल अगर एक्यूट होता है दूसरा ऑब्ट्यूज होता है, तो हम यहाँ पे एक्यूट वाला एंगल लेंगे, देयरफॉर कॉस बीटा एक्यूट लेंगे तो पॉजिटिव लेना होगा, और कॉस बीटा यहाँ पे कॉस 60 डिग्री, तो देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि यह लाइन वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है बीटा उसका वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसमें हमें यहाँ पर फिर से इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस आप लोग जानते हैं डी सीज। ठीक है, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस एल जो कि कॉस अल्फा होता है, एम जो कि कॉस बीटा होता है, और एन कॉस गामा। यहाँ पे कॉस अल्फा यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1/2 होगा, कॉस बीटा कॉस 45 डिग्री जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है, सॉरी कॉस बीटा हमने यहाँ पर 60 डिग्री निकाला है। ठीक है, कॉस 60 डिग्री 1/2
एंड कॉस गामा, गामा यहाँ पर 45 डिग्री दिया गया है, तो कॉस 45 डिग्री 1/√2। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन LMN इसकी वैल्यू 1/2, 1/2, 1/√2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ पर आया है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर आर 2 बैग्स, बैग 1 and bag 2, and bag 1 contains 1 red and 3 white balls, and bag 2 contains 3 red and 5 white balls. A bag is selected at random and a ball is drawn from it. Then find the probability that the ball is red in color. ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट U1, बैग 1 इज सेलेक्टेड। ठीक है, तो बैग 1 में इसमें आपका डाटा है, रेड इसमें 1 है और वाइट 3 है। ठीक है, और लेट E2 मान लेंगे इवेंट जब बैग 2 को हम सेलेक्ट करेंगे, तो बैग 2 इज सेलेक्टेड। ठीक है, इसमें रेड बॉल आपका, रेड बॉल 3 है और वाइट 5 है। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड इन कलर। तो सबसे पहले 2 बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट किया जाता है, उसके अंदर से फिर एक बॉल निकाला जाता है और उस बॉल का रेड आने का चांस क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लेट ए मान लेंगे, द बॉल कम्स फ्रॉम द बैग इज रेड। ठीक है, इसको हमने, इस इवेंट को ए मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, मतलब जो बॉल बैग से हम सेलेक्ट करते हैं रेंडमली, उसका रेड आने का क्या चांस है। तो यहाँ पे जानते हैं E1 और E2 ये दोनों इवेंट पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं और ए इन दोनों में के इवेंट से कुछ न कुछ कॉमन वैल्यू रखता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिसमें हमें P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू होता है PE1 इंटू PA/U1। ठीक है, ए जिसका इवेंट जो कि पार्टीशन में नहीं है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले पार्टीशन में जो पहला इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी इंटू ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू E1 प्लस पार्टीशन में जो दूसरा इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी E2 इंटू ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू E2। ठीक है, इसे हम 1 एज्यूम कर लेते हैं और हम इन सारे प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज को फाइंड करके हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो PE1 मतलब बैग 1 इज सिलेक्टेड, बैग 1 सेलेक्ट होने का चांस, 2 बैग है इसमें से हर एक बैग का चांस सेलेक्ट होने का 1/2 होगा। तो PE1 एंड PE2 इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज 1/2 होगी। एंड PA/E1 मतलब रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जबकि हम बैग 1 सेलेक्ट कर चुके हैं। तो जब हम बैग 1 सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें रेड 1 है और टोटल बॉल आपका 1 + 3 4 होगा। ठीक है, अब PA/E2, PA/E2 मतलब रेड बॉल आने का चांस जब हमने बैग 2 को सिलेक्ट किया है। तो जब हमने बैग 2 को सिलेक्ट कर लिया है तो उसमें से बॉल निकालेंगे तो रेड आने का चांस, टोटल यहाँ पर रेड 3 है और टोटल बॉल 5 3 8 है। तो फ्रॉम 1 PE1 इसकी वैल्यू 1/2 है इंटू PA/E1 इसकी वैल्यू 1/4, फिर 1/2 इंटू 3/8, तो 1/8 प्लस 3/16 आपका एलसीएम होगा 2 + 3 मतलब 5/16। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 5/16 होगा। आज का 5 नंबर क्वेश्चन आपका वेक्टर अलजेब्रा का है, जिसमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 इक्वल वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम।
देन प्रूव डेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बाय वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉट, यहाँ पर यह कॉट है, अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर पहले दिया गया है कि दोनों वेक्टर जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है इनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम यहाँ पर दोनों के मैग्नीट्यूड को हम जो इक्वल मैग्नीट्यूड है उसे पी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो 9। अब हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाय वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यह फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, इसी तरह से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, चूँकि यह दोनों स्क्वायर है तो इसे हम दोनों को ब्रैकेट में यूज़ करके होल स्क्वायर लगाते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमने पी एज्यूम किया है, तो पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एंड 2 टाइम्स ए डॉट बी, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ पर नीचे में भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पी का स्क्वायर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पी का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, तो माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी को मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब यह पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मिलकर 2p स्क्वायर होगा प्लस 2 फिर से एक बार वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू पी इंटू कॉस, सॉरी यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा दिया गया तो हम यहाँ पर अल्फा यूज करेंगे। ठीक है, कॉस अल्फा बाय 2p स्क्वायर माइनस 2 फिर से इंटू पी इंटू कॉस अल्फा। तो अब इन दोनों से यहाँ पर 2p स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 एंड 2p स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमें यहाँ पर कॉस अल्फा। ठीक है, इसके पास बचेगा। फिर नीचे से भी अगर हम 2p स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 और 2p स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद हमें यहाँ पर 1 माइनस कॉस अल्फा यहाँ पर रिमेंस बचेगा। यह दोनों कैंसिल हो गया। अब हम जानते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, यह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है एंड 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस अल्फा को हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस अल्फा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, यह 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें इसका, ठीक है, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बाय वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर का वैल्यू हमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा मिला है जो कि कॉट स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो देयरफॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इस पे हमें स्क्वायर हटाया है तो इसलिए हमने इस पर रूट लगाया है और जानते हैं यह कॉट अल्फा बाई 2। ठीक है, प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बाय वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर कहा गया है कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर पहले हम यह मालूम करते हैं कि यह कौन से डिफरेंशियल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है, या तो लीनियर होगा या होमोजेनियस होगा या वेरिएबल सेपरेबल होगा। तो यहाँ हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स 2y⁴ इंटू 5x³ और यह इंटू है, इधर जाकर डिवीजन हो जाएगा। तो हम इसे ब्रैकेट ब्रेक करते हुए लिखते हैं xy³ प्लस x⁴
अब यह देखने से लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऊपर से x⁴ कॉमन लेंगे, 5x³ बाय x⁴, और नीचे से भी x⁴ कॉमन लेंगे, xy³ बाय x⁴, और x⁴ से हमने x⁴ कॉमन ले लिया, यह कट गया है, यहाँ पर यह कट जाएगा, यहाँ पे यह x³ हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे therefore dy बाय dx 2 और y⁴ इंटू x⁴ को हम लिखेंगे y बाय x⁴ प्लस 5 इंटू y बाय x लिखेंगे, 5 इंटू y बाय x बाय नीचे हम लिखेंगे y³ बाय x³ को y बाय x होल क्यूब प्लस 1, ठीक है। यह होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब हम जानते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे y बाय x के प्लेस पे v एंड dy बाय dx के प्लेस पे x dv बाय dx प्लस v, और ये सब दोनों चीज़ पुट करेंगे 1 में इसमें। तो dy बाय dx के जगह पे x dv बाय dx प्लस v, यहाँ पर यह 2v⁴ होगा एंड 5v बाय यहाँ पे v³ प्लस 1, ठीक है। अब इस v को हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, तो इसे हम यहाँ लिखते हैं। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर, इस v को RHS में शिफ्ट करेंगे तो x टाइम्स dv बाई dx, x टाइम dv बाई dx ट्वाइस v⁴ प्लस 5v बाय v³ प्लस 1 माइनस v, ठीक है। अब हम एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे v² प्लस 1, तो हमें यहाँ पर 2v⁴ प्लस 5v माइनस v इंटू v³, तो माइनस v⁴ और माइनस v इंटू प्लस 1 माइनस v होगा, ठीक है। यह x dv बाई dx, अब x dv बाई dx ट्वाइस v⁴ माइनस v⁴ होगा, और 5v माइनस v 4v बाय v³ प्लस 1, ठीक है। अब जानते हैं यह dv के साथ रहेगा और x dx RHS में शिफ्ट होगा, तो इसे हम यहाँ बनाते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो देयरफॉर v³ प्लस 1 बाय v4 प्लस 4v, ठीक है। इसके साथ dv होगा और 1 बाय x dx, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पर अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो v³ प्लस 1 बाय v4 प्लस 4v dv 1 बाय x dx। अब v4 प्लस 4v, v4 का इंटीग्रेशन 4v³ होगा और 4v का 4 होगा, तो यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन नीचे वाले के डेरिवेटिव के बराबर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम इसे ऊपर में मतलब न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और मैनेज करने के लिए बाहर में 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1/4 टाइम्स 4v³ प्लस 4 बाय v⁴ प्लस 4v v⁴ प्लस 4v dv और 1/x इसका लॉग मॉड x प्लस c होगा, ठीक है। 1/4 अब जानते हैं ऊपर वाला टर्म नीचे वाले का डेरिवेटिव है, तो इसे हम ऊपर वाले को मतलब न्यूमरेटर को लिखेंगे v⁴ प्लस 4v डैश मतलब डेरिवेटिव बाय v⁴ प्लस 4v dv लॉग मॉड x प्लस c 1/4 अब जानते हैं इसे लिखेंगे लॉग मॉड v⁴ प्लस 4v इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस c, ठीक है। अब जानते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को अगर f'(x) बाय f(x) dx ऊपर में कोई फंक्शन का डेरिवेटिव हो, नीचे वही फंक्शन विदाउट डेरिवेटिव हो, तो इसे लिखा जाता है लॉग मॉड f(x) प्लस c, ठीक है। तो हमने यही यहाँ पर यूज़ किया है। अब v को रिप्लेस कर देंगे y बाय x से, जो हमने एज्यूम किया था, ठीक है। तो देयरफॉर 1/4 लॉग मॉड v के जगह पे y बाय x⁴ प्लस 4v 4 इंटू y बाय x
इक्वल्स टू log mod x प्लस सी। ठीक है, यह इसका आंसर, चूँकि हमारा इंटीग्रेशन भी हो चुका है और हम v को भी रिप्लेस कर चुके हैं y बाय एक्स से, तो आगे सिंप्लीफिकेशन करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज द फाइनल आंसर। यह क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल से लिया गया है और यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे हम इवेल्यूएट लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसे सबसे पहले आई लेट कर लेते हैं, 0 से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर यह डायरेक्ट इंटीग्रेट तो हो नहीं पाएगा, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, 0 से पाई एक्स के जगह पे पाई माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे पाई माइनस एक्स, बी स्क्वायर यहाँ पर साइन स्क्वायर, फिर से एक्स के जगह पे पाई माइनस एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाया है, तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, तो अब हमारा आई, इसको 1 लेट कर लेते हैं, 0 से पाई और यहाँ पर पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर हो गया है तो इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, और स्क्वायर हो जाने पर यह साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे हम 2 एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हैं लिमिट भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो न्यूमरेटर यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 + 2, फ्रॉम 1 + 2। इस आई को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2i होगा। 0 से इसके न्यूमरेटर को सबसे पहले लिखते हैं और इसका न्यूमरेटर को हम इसके बिसाइड लिखते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर चूँकि दोनों का सेम है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह का काम हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यह पाई कांस्टेंट है तो यह बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और इस 2 को भी हम इधर भेज देते हैं, तो यह बाहर आने पर पाई, इस पाई को बाहर लिखेंगे तो पाई बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 RHS में शिफ्ट करेंगे तो बाय 2, 0 से ए, और यहाँ पर 1 बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर 0 से पाई 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को कॉस स्क्वायर एक्स है, हर एक टर्म में यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवीजन करते हैं। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एक्स, तो यह कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, जिसे हम यहाँ पर टेन स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल, अब इसे हम मिटाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं और यह 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो i = π/2, 0 से पाई 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर इंटू 1, तो ए स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम टेन स्क्वायर लिखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब एक और प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा। हम इसे लिखते हैं, पाई को हम यहाँ पर 2 इंटू π/2 लिखते हैं। एक और प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज़ करना होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस पूरे इंटीग्रांड को एफ एक्स मानते हैं, तो एफ एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स। देयरफॉर एफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, एफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, कहने का मतलब एफ पाई माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है हम यहाँ पर पाई माइनस एक्स पुट करेंगे। सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स होता है, स्क्वायर करने पे सेक स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। तो यह सेक स्क्वायर एक्स होगा एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 10 पाई माइनस एक्स माइनस 10x होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हुआ है तो यह भी 10 स्क्वायर एक्स होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने f 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स निकाला और हमें जो मिला है यह fx के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर fx के बराबर हम इसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी लगाना है, तो देयरफॉर हम जानते हैं प्रॉपर्टी 0 से 2a fx dx ट्वाइस 0 से a fx dx। यह इंटीग्रल इस तरह के इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है कब, जब when f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू fx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अपने थ्योरी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इस तरह का इंटीग्रल हमें इस तरह के इंटीग्रल में यहाँ पे चेंज करना होगा, लेकिन कंडीशन है कि f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू fx, यह पहले होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर f2a माइनस एक्स फाइंड किया जो fx के बराबर आ गया। तो इस क्वेश्चन को अब हम रिकन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो नाउ आई यहाँ पर पाई बाई 2 पहले से था, अब 0 से 2a, तो 0 से 2a ट्वाइस 0 से a, तो 0 से a आपका यह पाई बाई 2 है, पाई बाई 2। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यह 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स, यह मिला है। अब हम पुट कर देते हैं 10x t। ठीक है, तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx dt होगा। अब हम जब डेफिनेट इंटीग्रल में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे लिमिट्स का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। तो व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाई 2 इम्प्लाइज, जब x इक्वल्स टू अपर लिमिट पाई बाई 2 है तो हमें t इक्वल्स टू 10 पाई बाई 2 जो कि इन्फिनिटी की वैल्यू होती है, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो t इक्वल्स टू 10 0 होता है। तो अब हमारा अपर लिमिट इन्फिनिटी एंड लोअर लिमिट 0 होगा। तो i इक्वल्स टू पाई इन्फिनिटी 0, इसे साइड करेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा, तो 1 बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 10x के जगह पे t, यहाँ 10x के जगह पे हमने यहाँ पर 10x के जगह पर t रखा है, यहाँ पे 10 स्क्वायर x है तो 10x के जगह पे t अगर रखेंगे तो t स्क्वायर और dx। ठीक है, सेक स्क्वायर x dx, यह हमें dt रखना होगा। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन करीब करीब बनने के कगार पे आ गया है। तो आई इक्वल्स टू बाहर में यहाँ पर पाई है 0 से इन्फिनिटी, 1 बाय ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर ही लिखेंगे एंड बी स्क्वायर टी स्क्वायर को हम बी टी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, पाई अब जानते हैं 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाय ए, ठीक है, इंटू टेन इनवर्स बी टी बाय ए, और यहाँ पे t के साथ कोफिशिएंट b है तो 1 बाय बी से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर एक फार्मूला जो हमने यूज़ किया है 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, इस फार्मूला को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस यह लीनियर है
बी टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कॉफिशिएंट है टी का भी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1/b से मल्टीप्लाई किया है। और इसमें हमें लिमिट लगाना होगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी। यह फार्मूला हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पर 1 × 1/ab, तो पाई बाय ए बी ये बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स b/a/t 0 से इन्फिनिटी, पाई अपॉन ए बी tan इनवर्स b/a इंटू इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स b/a इंटू 0। ठीक है, तो पाई अपॉन ए बी tan इनवर्स b/a इंटू इन्फिनिटी, यह इन्फिनिटी ही होगा, और tan इनवर्स 0 इंटू समथिंग 0 होगा। पाई बाय ए बी tan इन्फिनिटी की वैल्यू पाई/2 होता है, और यह 0। ठीक है, पाई इंटू पाई स्क्वायर बाय 2ab। ठीक है, पाई स्क्वायर बाय 2ab, इस इंटीग्रल का वैल्यू यहाँ पर पाई स्क्वायर बाय 2ab होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का है, जिसमें कहा गया है इन ए गेम ऑफ आर्चरी ईच रिंग ऑफ द आर्चरी टारगेट इज वैल्यूड, द सेंटर मोस्ट रिंग इज वर्थ 10 points and rest of the rings are allotted points 9 to 1 in sequential order moving outwards. Archer A is likely to earn 10 points with probability of 0.6 and Archer B is likely to earn 10 points with probability of 0.9. Based on the above information, answer the following question. If both of them hit the archery target, then find the probabilities that number 1, exactly one of them earn 10 points and second, both of them earn 10 points. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एक आर्चरी का कंपटीशन है, जिसमें जो आपका सबसे बेस्ट पॉइंट 10 पॉइंट्स है। ठीक ना, उसके बाद जो पॉइंट्स है 1 से 9 तक अलॉटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे दो आर्चर है, एक आर्चर ए जिसका 10 पॉइंट आने का प्रोबेबिलिटी 0.6 है एंड आर्चर बी उसका 10 पॉइंट्स आने का चांस 0.9 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं P प्रोबेबिलिटी टू गेट 10 points by आर्चर ए, जिसे हम PA लिखेंगे। ठीक है, लेट प्रोबेबिलिटी टू गेट 10 points बाय आर्चर ए, जिसे हम P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी टू गेट 10 points बाय आर्चर बी, जिसे हम PB लेट करेंगे, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 0.9। ठीक है, ये दोनों डाटा दिया गया है। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है पहला, P एग्जैक्टली वन ऑफ देम अर्न 10 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब दोनों का दोनों को 10 पॉइंट्स नहीं अर्न हो, एग्जैक्टली एक ही को 10 पॉइंट्स अर्न हो। तो इसका वैल्यू मतलब होगा कि अगर A को 10 पॉइंट आता है तो B को 10 पॉइंट नहीं आता है। ठीक है, या तो ये होगा कि B मतलब B को 10 पॉइंट आता है बट A को 10 पॉइंट नहीं आता है। तो इन दोनों ही केस में इसमें A को 10 पॉइंट आता है, B को नहीं आता है, मतलब एग्जैक्टली A को 10 पॉइंट आता है, और इसमें एग्जैक्टली B को 10 पॉइंट आता है बट A को नहीं आता है। इन दोनों का सम के बराबर होगा। तो इसे हम लिखेंगे PA इंटू P नॉट B।
प्लस पी बी इंटू पी नॉट ए डैश। तो पी ए इसका वैल्यू यहाँ पर 0.6 दिया गया है। अब पी नॉट बी इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस पी बी। उसी तरह से पी बी का वैल्यू 0.9 है इंटू पी नॉट ए इसका वैल्यू 1 माइनस पी ए होगा। ठीक है, तो 0.6 को हम 6/10 लिखेंगे इंटू 1 माइनस पी बी 0.9 इंटू 1 माइनस पी ए का वैल्यू 0.6। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 6/10 इसे हम 1 माइनस 9/10 लिखते हैं प्लस 9/10 1 माइनस 0.6 को 6/10 लिखते हैं। ठीक है, तो 6/10 इंटू 10 माइनस 9 1/10 फिर 9/10 इंटू 10 माइनस 6 4/10 तो 6 प्लस 13/100 19/100। ठीक है, फर्स्ट केस का आंसर हमें 19/100 यह मिलेगा। ठीक है, अब इसके दूसरे केस में यहाँ पर हमें कहा गया है, दूसरे केस में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना है बोथ ऑफ देम अर्न 10 पॉइंट्स। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दूसरा पी बोथ ऑफ देम अर्न 10 पॉइंट्स। बोथ ऑफ देम अर्न 10 पॉइंट्स मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया पी ए बी, जिसे हम पी ए इंटू पी बी लिखेंगे। तो पी ए हमारा 0.6 इंटू 0.9 तो 6/10 इंटू 9/10 27 हमारा 50, यह इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स द टारगेट इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स इट इज 2/5 इफ बोथ ट्राई टू हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो टारगेट को हिट करता है P हिट्स द टारगेट, इसे हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी A हिट्स द टारगेट। ठीक है, तो इसे हम P A एज्यूम करते हैं, जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया है 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी दैट B हिट्स द टारगेट इसकी वैल्यू दिया गया है 2/5। बोथ ट्राई टू the probability that A hits the target is 1/3 and probability that B hits the target is 2/5 if both try to hit the target independently। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देयरफॉर यहाँ पे P A इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB होगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट। तो P द टारगेट इज हिट। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसे हम निकालेंगे 1 माइनस द टारगेट नॉट हिट। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट। द टारगेट इज हिट, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें 1 में टारगेट हिट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी को निकालना होगा। तो 1 माइनस पी टारगेट नॉट हिट मतलब ए भी हिट नहीं कर सकता है, बी भी हिट नहीं कर सकता है, मतलब ए नॉट एंड बी नॉट। ठीक है, क्योंकि टारगेट अगर ए हिट कर देता है तब भी टारगेट हिट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा है नॉट ए एंड नॉट बी, मतलब ए और बी दोनों में से कोई भी टारगेट को हिट नहीं करता है।
1 माइनस ये जानते हैं पी ए डैश इंटू पी बी डैश होगा। क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो इस केस में ए नॉट एंड बी नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए नॉट ए एंड नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होते हैं। आपने प्रोबेबिलिटी के थ्योरी में ये जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस पी नॉट ए, जिसे हम लिखेंगे 1 माइनस पी ए, एंड पी नॉट बी को हम लिखेंगे 1 माइनस पी बी। 1 माइनस पी ए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 निकाला है और पी बी 2/5 निकाला है। 1 माइनस 3 माइनस 1 2/3 होगा और 5 माइनस 2 3/5 होगा। तो 15 माइनस 6/15 9/15। ठीक है, इट मीन्स 3/5 इसका आंसर होगा। ठीक है, हमारा आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। यह डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने हैं जब y ऑफ 1 0, मतलब y का जब x का वैल्यू 1 है तो y का इसको कह सकते हैं डेट इज x1 y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो x dy/dx प्लस y, यहाँ पे प्लस है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 है। इसे हम राइट साइड RHS में ले जाते हैं। x dy/dx प्लस वाई इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम हर एक टर्म में x से डिवाइड करते हैं, तो x dy/dx बाय x प्लस y इंटू 1/x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। ठीक है, यह x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें dy/dx प्लस y इंटू 1/x इक्वल्स टू -1/x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर हम p का वैल्यू निकालते हैं। p का 1/x है और q का वैल्यू -1/x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रल फैक्टर जिसका फार्मूला होता है e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e रेज टू यहाँ पर p का वैल्यू 1/x dx, तो 1/x का हो जाएगा यहाँ पे log x, यहाँ जानते हैं मॉड नहीं लगाते हैं, और ये अल्टीमेटली यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन y इंटू IF q इंटू IF dx। ठीक है, यह इसका फार्मूला होता है। अब IF हमने निकाला है x, तो इसे पुट करते हैं। y इंटू एक्स इक्वल्स टू q का वैल्यू यहाँ पर -1/x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू IF का वैल्यू हमने x निकाला है। इस x को कैंसिल कर देंगे, तो एक्स वाई माइनस को बाहर निकालते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो एक्स वाई इक्वल्स टू -tan इनवर्स x प्लस c। यह इसका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम इसमें x के जगह पर 1, y की जगह पे 0 रखते हैं। की जगह पे 1 0 बराबर -tan इनवर्स 1 प्लस c, तो यह 0 हो जाएगा और यह -π/4 प्लस c, तो c इक्वल्स टू π/4। तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल्स टू -tan इनवर्स x प्लस π/4। ठीक है, यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन का आंसर होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपने बिना स्किप करके ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बिना स्किप करके देखें, और उसके बाद आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से ज़रूर बनाएंगे। इस तरह से आप अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में
बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।